नमन संस्कृत है। मैं अवनीश आज पुनः उपस्थित हूँ अनन्या अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे संधि ना। पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा और परिभाषा ना। व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा और परिभाषा पढ़ा, जिसमें आपने न वेति विभाषा संज्ञा पढ़ा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम संज्ञा पढ़ा, अचो अंत्याद टी संज्ञा पढ़ा, अलो अंत्याद उपधा संज्ञा पढ़ा ना। इस तरह से बहुत सारे आपने संज्ञा प्रकरण में आपने पढ़ा है ना। तो अब इसके बाद वो सब समाप्त जब हुआ संज्ञा प्रकरण, तो आज हम आपको लेकर के अगली कक्षा में आए हैं संधि ना। संधि पढ़ेंगे। अब यहां से हम लोग आज की कक्षा में संधि का परिचय पढ़ेंगे, और संधि का परिचय पढ़ने के बाद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम पढ़ेंगे। जो आप हमारे साथ चलिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। और तो चलते हैं, देखिएगा संधि पढ़ेंगे हम आज। संधि पढ़ेंगे। संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो सम उपसर्ग है, पूर्वक धा धातु है और के प्रत्यय लग करके संधि शब्द का निर्माण हुआ। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से के प्रत्यय लग के संधि का निर्माण हुआ ना। उपसर्गो क्या है? कहते हैं कि उपसर्गो धो की एक सूत्र है, जिससे इसकी का प्रत्यय आया तो संधि बना। और संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। मतलब संधि का मतलब ही होता है मेल, जुड़ाव, लगाव होता है ना। तो अब संधि का अर्थ यहाँ है मेल या योग। क्या है संधि का अर्थ? क्या? मेल या योग। योग मतलब जोड़ या मेल मतलब मिलना, ठीक है। और दूसरी परिभाषा, दो वर्णों का आपस में मिल जाना संधि कहलाता है। दो वर्णों का क्या? दो वर्णों का आपस में क्या हो जाना? दो वर्णों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जब दो वर्ण आपस में करीब आएंगे तो संधि हो जाएगी। फिर दूसरी परिभाषा, जो संधि की परिभाषा है, वो क्या है? वो परिभाषा ये है कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब विकार का अर्थ क्या होता है ना? विकार का अर्थ होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन का होना। विकार माने परिवर्तन ना। जैसे विकार मतलब हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि किसी की कोई ऐसे नॉर्मली 5 हाथ है, मतलब हाथ है, 5 उंगलियां हैं, एक कट जाए तो 4 बची, तो क्या हुआ? विकार हुआ। 2 आंखें हैं, एक आंख किसी की मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाए, आंख खराब हो जाए, एक आंख में विकार हो जाए, एक कान में विकार हो जाए, एक पैर में विकार हो जाए, मतलब परिवर्तन का होना ना। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन का होना। लेकिन यहां पर जो विकार है वो विकार किसका है? वर्णों का। छोटे छोटे जो वर्ण है, जैसे वर्णों का विकार, देखिए अ और अ। आप दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो कहते हैं अ के बाद यदि अ आए तो बड़ा आ हो जाए। ऐसा आप दीर्घ संधि पढ़ते हो तो अ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा आ। बताइए छोटा आ था, छोटा आ था तो विकार नहीं हुआ? विकार मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, तो बड़ा आ हो गया, बड़ा आ हो गया। देखिए अ और ई, अ था, ई था, लेकिन नया वर्ण बन गया ए। तो वर्णों में विकार करीब आए तो मेल हुआ, और मेल में जो विकार परिवर्तन हुआ वह संधि हो गया ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अधन अ बराबर आ, अधन ई बराबर ए ना। विकार परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ना। आगे चलिए पढ़ते हैं। देखिए संधि दूर करती है वर्णों के दोषों को। नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मेरे साथ, फिर ऐसे नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, संधि दूर करती है वर्णों के दोषों को। संधि दूर करती है वर्णों के दोषों को। मतलब भाव ये है कि संधि वर्ण में जो दोष होते हैं उस दोष को दूर करके एक अच्छा शब्द का निर्माण करती है, जो संधि कहलाता है। संधि दूर करती है वर्णों के दोषों को। यह पॉइंट नोट कर किएगा। आगे लिखिए, दो वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनते हैं। दो वर्ण मिलकर
आपस में क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे 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 क्या? दो वर्ण आपस में मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। विद्या, दो विद्या धन आलय, दो शब्द है ना, विद्या और आलय, दो शब्द मिलकर क्या बनता है? एक मतलब इस शब्द का निर्माण होता है। वर्ण ही मिलकर के, अगर वर्ण को मिलाएंगे तो दो वर्ण भी मिला करके एक नया शब्द बना देते हैं। ऐसा आप विद्यालय में देखिएगा। जैसे विद्या धन आलय है ना, तो दो मिलकर के क्या बनेगा? फाइनली विद्यालय बनेगा। विद्यालय बनेगा कि नहीं? अब यही शब्द मिल करके एक शब्द मिल बन गया विद्यालय। विद्यालय यही मिल करके क्या बनता है? समाज का भी निर्माण होता है ना। क्या है? दो शब्द मिल जाए तो समाज का निर्माण होता है। आगे बढ़िए, देखिएगा, दो शब्द मिल जाए, अब यही शब्द मिल जाए तो क्या होता है? शब्दों से समाज का निर्माण ही होता है। ऐसे लिख लीजिए, शब्दों से ही समाज का निर्माण होता है। यही लिख लीजिएगा, समाज का क्या होता है? समाज का निर्माण होता है। जैसे क्या हो जाएगा? विद्यायाः आलयः इति ना, देखिएगा, विद्यायाः आलयः इति बराबर, मतलब विद्यायाः आलयः इति माने विद्या का घर, विद्या का घर जो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा ना, बराबर विद्यालय हो जाएगा ना। विद्यायाः आलयः इति बराबर विद्यालय हो जाएगा। चीजें वही हैं। धीरे धीरे वर्ण वर्ण क्या करता है? दो वर्ण संधि दूर करती है वर्णों के दोषों को। वर्ण में दोष है तो संधि करके उसके दोष का दोष सही होगा और एक शब्द का निर्माण होगा। और इसके बाद शब्दों से ही समास का निर्माण हो जाता है। जैसे विद्यालय बना तो विद्यायाः आलयः इति बराबर विद्यालय बन गया। अब जब यही इसी शब्द से वाक्य का भी निर्माण हो जाता है। जैसे वाक्य का यदि आप निर्माण करते हैं तो क्या बन जाएगा? अब मिल गया आपको, तो विद्यालय है सुंदरम अस्ति, आप ऐसा कह सकते हो ना। विद्यालय है, विद्यालय है सुंदरम अस्ति, विद्यालय सुंदरम अस्ति मतलब विद्यालय सुंदर है कि नहीं? आपने देखा, संधि पढ़ा, विद्यालय आया, विद्यालय में आपने समास भी कर लिया और विद्यालय एक ही शब्द से आप एक वाक्य का भी निर्माण कर लिए। तो विद्यालय सुंदरम अस्ति, विद्यालय सुंदर है। इस तरह से आप जो है संधि का परिचय में पढ़ रहे हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे, लिखिएगा, संधि के लिए संहिता अनिवार्य तत्व है। अगला पॉइंट लिखिएगा, संधि के लिए, इसको नोट्स कर लीजिएगा, देख करके अपना वीडियो रोक करके अपना बना लीजिए। लिखिएगा, संधि के लिए संहिता अनिवार्य तत्व है। ना, संधि के लिए क्या है? संहिता क्या है? अनिवार्य तत्व है ना, अनिवार्य तत्व है संहिता। जैसा आपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मतलब पढ़ा था ना कि वर्णों का अत्यंत समीप हो जाना संहिता कहलाती है। वर्णों का अत्यंत समीप हो जाना
वर्णों का अत्यंत समीप हो जाना संहिता कहलाती है। संहिता कहलाती है। ठीक है। संधि के लिए संहिता अनिवार्य तत्व है। वर्णों का अत्यंत समीप हो जाना क्या कहलाता है? संहिता। जैसा कि आपने कल पढ़ा था, सूत्र था पर सन्निकर्ष संहिता, पढ़ा था ना। पर सन्निकर्ष संहिता मतलब वर्णों का अत्यंत निकट हो जाना क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। तो वर्णों का अत्यंत समीप हो जाना संहिता कहलाता है। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि संहिता कहां कहां नित्य होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि संहिता कहां कहां या संधि आप कहां कहां करोगे। तो आइए देखते हैं। यहां लिखिएगा संहिता कहां कहां हो सकती है। देखिएगा संधि ऐसे आप डाल लीजिएगा कि संधि अनिवार्य कहां कहां पर है। संधि कहां कहां पर अनिवार्य है, ऐसा देख लीजिएगा। कहां कहां पर अनिवार्य है। आज हम संधि का परिचय पढ़ रहे हैं। संधि कहां कहां पर अनिवार्य है, तो कहते हैं ना कि संधि अनिवार्य कहां कहां है। तो एक सूत्र श्लोक है। श्लोक कौन सा है? लिखिएगा संहितैक पदे नित्या संहितैक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयोः नित्या धातु सर्गयोः संहितैक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयोः नित्या समासे वाक्येतु नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम प्रेक्ष्यते। सा विवक्षाम प्रेक्ष्यते। इस श्लोक को आप कभी, यदि आप कभी इसको याद करना चाहें, इस श्लोक को आप याद कर सकते हैं। आपसे कभी कभी पूछेगा कि संधि कहां कहां पर अनिवार्य है, मतलब कहां कहां पर संधि हो सकती है ना। आप लोगों ने संधि, आप अभी तक जानते हैं कि संधि तो कितने प्रकार की होती है, संधि कैसे होती है, लेकिन आप ये जानोगे कि संधि जहां कुछ लोग जहां चाहते हैं वही संधि कर देते हैं। तो कहां कहां संधि होती है यह भी देखना जानना बहुत जरूरी है। यह श्लोक है ना कि संहितैक पदे नित्या ना नित्या धातु सर्गयोः नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम उपेक्षते ना। ऐसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम उपेक्षते। मतलब संधि कहां कहां हो सकती है। संधि कहां हो सकती है आप देखिए, लिखिएगा इसके साथ में आप लिखिएगा कि संधि, देखिए संधि संहितैक पदे नित्या मतलब संधि एक पद में नित्य हो सकती है, मतलब संधि पद में हो सकती है। और नित्या धातु उपसर्गयोः मतलब धातु और उपसर्ग में क्या हो सकती है? संधि नित्य होगी ना। धातु और किसी धातु में कहीं उपसर्ग हो, उपसर्ग में संधि नित्य होगी और पद में भी क्या होगा? संधि नित्य होगी। और नित्या समासे वाक्येतु मतलब समास और वाक्य में नहीं, नित्या समासे मतलब क्या है?
समास में क्या होगा, समास में संधि नित्य होगी। नित्या समासे वाक्य, वाक्य तु सविवक्षाम अपेक्षते ना, समास में क्या होगा, समास में संधि नित्य होगी और वाक्य तो विवक्षाम अपेक्षते, यही एक वाक्य है। यहां से आप देखेंगे इस वाक्य में आप विवक्षा के ऊपर निर्भर है, मतलब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इस श्लोक का अर्थ आप समझ गए होंगे कि एक पद में, माने पद में नित्य होती है संधि, कोई पद हो उसमें नित्य होती है संधि, और धातु और उपसर्ग में संधि नित्य हो सकती है, आप कर सकते हो। नित्य समासे मतलब आप समास में संधि नित्य मतलब अर्थात आप समास में भी संधि कर सकते हैं। और वाक्य तो वाक्य में सा मतलब वह विवक्षाम अपेक्षित, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आपके ऐच्छिक है, मतलब आप चाहो तो संधि करो, आप चाहो तो संधि ना करो। ठीक है, तो इतनी बात। अब देखिएगा एक एक पद में कहां कहां संधि होगी यह आप चीज जानिए। लिखिएगा, लिखिएगा एक पद में, एक पद में, एक पद में जैसे आपने नई धन अकह बराबर नायक, नई नई धन अकह बराबर क्या देगा, नायक। नायक एक शब्द है ना, एक पद है। नई धन अकह नायक, इसमें आयाद संधि हो जाएगी, एचे एवा यावा सूत्र लगेगा बाद में, तो आप तब जानोगे जब संधि पढ़ने लग जाओगे। अभी आप नायक जानो, नई धन अकह और पौधन अकह, पौधन अकह बराबर क्या हो जाएगा, पावकह। पौधन अकह बराबर पावकह, नायक पावकह ना, क्या हो जाएगा। और जैसे भो धन अनम, भो धन अनम क्या बन जाएगा, भवनम। भवनम बन जाएगा। ठीक है, नायक नई धन अकह नायक, पौधन अकह पावकह, भो धन अनम भवनम। इस तरह से आपका संधि का निर्माण हुआ एक पद में। नायक कोई एक पद है जिसमें संधि आप कर सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर है। पौधन अकह पावकह एक पद है जिसमें आप संधि कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। और भो धन अनम भवनम भी एक पद है, भवन मतलब घर ना, उसमें भी आप संधि कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर यहां नहीं है, मतलब आप कर सकते हो, फिक्स है ना। अब धातु और प्लस उपसर्ग में आगे देखिए, यहां एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया यहां पे धातु प्लस उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में क्या संधि, धातु और उपसर्ग में संधि। आप एक पद में संधि अभी आप देखा थे, एक पद में आपने देखा था, एक पद में संधि धातु और उपसर्ग में संधि ना, तो क्या है, जैसे निधन अवशत, नि धन अवसत, निधन अवशत बराबर क्या हो जाएगा, न्यवशत बन जाएगा, न्यवशत। निधन अवशत बन जाएगा ना, धातु और उपसर्ग है। देखिए नी उपसर्ग लगा है कि नहीं, उपसर्गों की संख्या 22 होती है। प्रपराप समन्वय निष्निर नी आया तो नी उपसर्ग पूर्वक अवशत है, धातु और उपसर्ग में मिलकर के निवशत बन गया। दोबारा कौन सा है, प्रधन रिक्षति है, प्रधन रिक्षति, ऐसे करके क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्रार्षति। प्रार्षति बन जाएगा, मतलब प्र उपसर्ग है और ऋक्ष धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक ऋक्ष धातु लगा है, तो
प्रारछत रूप बन जाएगा। ये जब संधि आप पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां पे उपसर्ग आदृत धातु सूत्र से ये संधि का निर्माण हुआ है। प्रधन रिक्षति बराबर प्रारछति ना। अब एक और देख लीजिएगा, समधंधी, सम धन धी, समधंधी बराबर संधि ना, बन जाएगा कि नहीं? संधि बन जाएगा। देखिए यहां सम उपसर्ग लगा है, नि उपसर्ग, नि और नि औसत बन के निवसत बन गया, प्र उपसर्ग पूर्वक रिक्षति, प्रधन रिक्षति बराबर प्राक्षति बन गया, और सम उपसर्ग पूर्वक धी से संधि शब्द का निर्माण हो गया। तो मतलब धातु और उपसर्ग में भी संधि हो सकती है, एक पद में भी संधि हो सकती है, धातु और उपसर्ग में भी संधि हो सकती है। तीसरी बात पढ़ते हैं समास में ना, नित्या समास आपने पढ़ा था। अब यहां पर भी देख लीजिए कि समास में संधि, तीसरा समास में संधि, समास में संधि देख लीजिए, जैसे देवस्य आलय, जैसे शब्द है ना क्या, देवस्य आलय, इसका उदाहरण यहां लिखवा रहे थे, देवस्य आलय, देवस्य आलय बराबर क्या बन जाएगा, देवालय, मतलब देवता का घर, आलय माने घर और देवस्य माने देवता का, तो देवस्य आलय मन देवता का घर, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। अगर आप देवालय में संधि करेंगे तो देवधन आलय नहीं बन जाएगा क्या, देवधन आलय। मतलब कहने का भाव यह है कि आप समास में भी संधि होगी, कैसी, नित्य, माने जरूरी है, आप कर सकते हो, नित्य है। अब एक आगे आता है, इसके बाद क्या आता है, वाक्य। चौथा जो पॉइंट है वो ये है वाक्य। वाक्य में संधि, वाक्य में संहिता आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लिखिएगा, लिखिएगा, वाक्य में संहिता, वाक्य में संधि आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। मतलब आप चाहो तो वाक्य में संधि करो या चाहो तो ना करो। इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण इसका यह है कि रामः गच्छति, उदाहरण क्या है, रामः गच्छति मतलब राम जाता है। वाक्य में संधि आपकी इच्छा पर निर्भर है। अब बताइए, रामः गच्छति कोई वाक्य है, राम जाता है, तो अब इसमें हम संधि करें तो हम चाहें तो संधि करें और हम चाहें तो संधि ना करें, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हमको ये संधि करना है ना, तो देखिए क्या बन जाएगा, इसी विसर्ग को विसर्जनीय स से स हो जाएगा, स को रू को व, फिर उ को व हो जाएगा। तो जब वह हो जाएगा, उ हो जाएगा, तो राम में माँ है, आ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा रामो गच्छति, रामो लास्ट में गुण संधि हो करके यहाँ पे विसर्ग को स होगा, स को रू को फिर र बनेगा, र फिर उ हो जाएगा। तो जब उ यहाँ विसर्ग को उ बनेगा तो माँ में आ है और अ मिलकर के ओ रामो गच्छति, मतलब राम जाता है। बात यही होगी। अब राम गच्छति था तो एक वाक्य था, तो हम चाहते तो राम गच्छति था, राम गच्छति करते। लेकिन अगर हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर, हमारा मन कर रहा है कि हम यहां संधि करें तो हम यहां संधि कर सकते हैं, रामो गच्छति भी कर सकते हैं। इतनी बात आज आपने पढ़ा कि आप एक संधि का परिचय पढ़े हो। अब अभी कुछ संधि का परिचय आगे बाकी है, उसमें अभी पढ़ना पड़ेगा आगे। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर मान लीजिए
आपसे कोई एक प्रश्न पूछता है संहिता कहां कहां नित्य मानी जाती है। प्रश्न देखिएगा, परीक्षा में प्रश्न क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि संहिता कहां कहां पर नित्य मानी जाती है। प्रश्न नोट कर लीजिए। संहिता मतलब संधि कहां कहां पर नित्य मानी जाती है, कहां कहां पर नित्य होती है। आपके ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया, क्या दे दिया, एक पद उपसर्ग धातु समास, एक पद ना, एक पद उपसर्ग, उपसर्ग धातु, तीसरा ऑप्शन दे दिया सी उपसर्ग धातु समास ना, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपर्युक्त सभी। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? संहिता कहां कहां पर नित्य होती है, तो मैंने क्या बताया, देखिए श्लोक पढ़िए, इस श्लोक इस चीज को देख लीजिए, क्या लिखा है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम पेक्षते। मतलब संधि कहां कहां नित्य हो सकती है, तो संधि देखिए, अब आपके उत्तर ही आपका प्रश्न परीक्षा में ठीक इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है कि संधि कहां कहां हो सकती है। आपके सामने एक पद में, उपसर्ग धातु में, समास में, उपर्युक्त सभी में, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्योंकि एक पद में भी होती है, उपसर्ग धातु में भी संधि नित्य होती है, समास में भी होती है, और तो उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछेगा, संहिता विवक्षाधीन होती है। देखिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, संहिता विवक्षाधीन होती है। विवक्षाधीन का मतलब होता है इच्छा के अधीन। संहिता विवक्षाधीन ना, विवक्षाधीन होती है, संहिता विवक्षाधीन होती है, ठीक। विवक्षाधीन कह लीजिए, चाहे अपनी इच्छा के अधीन कह लीजिए, मतलब भाषा को समझिएगा कि संहिता विवक्षाधीन होती है, मतलब या फिर इस तरह से दे देगा कि संहिता ऐच्छिक होती है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो आपका दे देगा एक पद वाक्य समास उपसर्ग और धातु, एक पद वाक्य देखिएगा, एक पद बी वाक्य, सी समास, और डी यहां लिख लीजिए, मतलब डी क्या, धातु। अब आपका उत्तर क्या होगा कि संहिता विवक्षाधीन होती है, मतलब आपकी इच्छा के अधीन होती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा वाक्य। वाक्य में संहिता, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे भैया, इस तरह से आप प्रश्न को ध्यान में रखिएगा जो मैंने आज पढ़ाया है। फिर अगली कक्षा हम संधि को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको बताएंगे संधि के भेद कितने होते हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं, फिर हम एक एक संधि करके आपके साथ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। नमः संस्कृताय।